और वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हो गया है। Bring one nation, one election bill. Is India moving towards one nation? 31 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट से भारत की राजनीति के अखाड़े में एक भूचाल सा आ गया। क्या था इस ट्वीट में? भारत के सारे पॉलिटिकल पंडित और राजनीतिक समझ रखने वाले सारे लोग यह कयास लगाने लग गए कि क्या भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ नया होने वाला है। पहले हम इस ट्वीट को देखते हैं। इस ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसके बारे में ज्यादा सोचा जाए। बस पार्लियामेंट के एक स्पेशल सेशन बुलाने के अलावा ना ही इस पे किसी मुद्दे पर बात की गई है और ना ही ऐसा इसमें कुछ संकेत दिया गया है कि हम यह अंदाजा लगा सकें कि भारत की राजनीति में कुछ नया होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। आज तक किसी भी फेस्टिवल सीजन में बिना किसी स्पेशल ओकेजन के कोई भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया है। अगर अपोजिशन की माने तो उनका यह कहना है कि इस स्पेशल सेशन में कुछ बड़ा नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा। उस समय इंडिया अलायंस की मीटिंग मुंबई में चल रही थी। सारी मीडिया का ध्यान वहां केंद्रित ना हो जाए, इसलिए प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया जिसके माध्यम से स्पेशल सेशन बुलाया और सारी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की एक चाल रची। अपोजिशन बीजेपी पर दूसरा आरोप यह लगाती है कि अडानी का मुद्दा जो इस समय जोर पकड़ रहा था, उधर से ध्यान खींचने के लिए गवर्नमेंट की एक चाल है। तीसरा आरोप यह है क्रेडिट लेने का, क्योंकि यह स्पेशल सेशन G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद आयोजित होगा। तो इस स्पेशल सेशन में सारे नेता मोदी जी को बधाई देंगे, जिससे मोदी जी और बीजेपी का कद और बढ़ेगा। और यह सब तस्वीरें जब मीडिया में जाएंगी तो 2024 इलेक्शन में उनको चुनाव में बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन कुछ अलग और कुछ बड़ा होने की अटकलें तब गहरी हो गई जब प्रहलाद जोशी के ट्वीट के एक दिन बाद उसके संभावनाओं, फिजिबिलिटी और आगे की राह सुझाने को लेकर भारत के एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को लेकर 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई। इसके बाद एक और मुद्दा सामने आने लगा, इंडिया को नाम बदलने को लेकर के। हुआ यूं कि G20 के मेहमानों को डिनर के लिए एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जो पहली बार हुआ था कि किसी इंटरनेशनल लेवल के इवेंट के आधिकारिक पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया था। इसलिए यह मुद्दा भी उछाला जा रहा है कि यह स्पेशल सेशन इंडिया का नाम बदलने के लिए बुलाया जा रहा है। और कुछ राजनीतिक पंडित यह भी कयास लगा रहे हैं, हो सकता है कि यह स्पेशल सेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बुलाया जा रहा हो। और कुछ लोग पार्लियामेंट में महिला आरक्षण को लेकर के भी आशंका जता रहे हैं। एक्चुअली ये सब बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले से ही रहा है, इसलिए ये सब कयास लगाए जा रहे हैं और बातें की जा रही हैं। अब ये बीजेपी वाले या प्रहलाद जोशी ही जाने कि सच में किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए बुलाया जा रहा है या केवल धन्यवाद के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है। अगर सचमुच सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को ला रही है तो इसके क्या मायने होंगे। हर मीडिया, हर न्यूज चैनल पर आजकल यही बातें चल रही हैं। तो आइए वन नेशन वन इलेक्शन के पॉसिबिलिटी, चैलेंजेस और आगे की राह के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके क्या मायने हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो देश के आम चुनाव और राज्यों के चुनावों को एक साथ कंडक्ट कराना ही वन नेशन वन इलेक्शन है। यह कोई नई बात नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो देश में पहली बार होगा। जिस समय संविधान बना था उस समय वन नेशन वन इलेक्शन अपनाया जाता था। 1967 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसॉल्यूशन, डिफेक्शन और डिसरप्शन से बिगड़ती गई। ये साइकिल पहली बार तब ब्रेक हुई जब 1959 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 लागू कर तत्कालिक केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। इसके बाद से डिफेक्शन, डिसोल्यूशन और डिसरप्शन से दोनों चुनाव अलग अलग होने लगे। 1960 के अंत तक आते आते केवल कुछ ही स्टेट ही बचे थे जिनका चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही हो रहा था। प्रेजेंट टाइम में केवल 4 ही राज्य उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश ही हैं जिनका चुनाव लोकसभा के साथ होता है। आखिर यह मुद्दा इतना बहस के केंद्र में क्यों है कि सभी न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल इतना हो हल्ला मचा रहे हैं? क्या सचमुच गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लाने जा रही है? अगर गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लाने जा रही है तो इसके क्या मायने हैं? अगर देश में एक ही साथ सभी चुनाव होता है तो देश हित में कुछ सकारात्मक परिणाम भी होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के सबसे बड़े फायदे की बात करें तो सबसे पहला यह है, देश के आम चुनाव में होने वाले खर्चों में कमी आएगी। जैसे 2019 के आम चुनाव की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को आम चुनाव कराने में कुल खर्चा 3000 करोड़ आया था और पार्टियों का कुल खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। साथ ही साथ किसी एक राज्य में चुनाव कराने पर 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्च आ ही जाता है। अगर यही चुनाव एक साथ हो तो आम चुनाव के खर्चे या उससे थोड़े से अधिक खर्चे में दोनों चुनाव एक साथ कराया जा सकता है और पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चे में भी कमी आएगी। इससे पॉलिटिकल पार्टियों को एक ही बार फंड रेज करना पड़ेगा। इससे उनके फंडिंग में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी।
दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह रहा है कि जो भी पार्टी सत्ता पक्ष में है वह 5 साल तक फुल्ली गवर्नेंस पर ध्यान देगी। नहीं तो अभी तक यह ट्रेंड हो गया है कि सत्ता पक्ष के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग चुनाव में रैलियां करते हैं, जिससे सारे देश का ध्यान उन पर केंद्रित हो जाता है और देश का कामकाज ठप हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा पॉलिसी कॉन्टिन्यूएशन का है। एक्चुअली चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे देश में किसी भी प्रकार के नियम लागू नहीं होते हैं और जिससे देश में एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो भी पॉलिसी पहले से लागू होती है वह भी डिरेल हो जाती है, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। अगर और फायदे की बात करें तो एक फायदा फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर भी है। बार बार चुनाव होने से देश के पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स बार बार चुनावी कामों में लगाए जाते हैं, जिससे खर्च बढ़ता है और फोर्स भी अपने मेन वर्क को सही ढंग से नहीं कर पाती है। एक नया मुद्दा फ्रीबीज का भी है। जब जब चुनाव होता है तब सरकार फ्रीबीज बांटती है। फ्रीबीज तो सरकार बंद नहीं कर सकती, परंतु इसको कम जरूर कर सकती है। जब चुनाव ही एक बार होगा, फ्रीबीज भी सरकार कम ही बांटेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे ही नहीं हैं, वह अपने साथ उतने चैलेंजेस भी लेकर आती है। अगर चैलेंजेज की बात करें तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है फिजिबिलिटी को लेकर। संविधान के आर्टिकल 83(2) और 172 में राज्यसभा और लोकसभाओं का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा 5 साल तक रहेंगी, जब तक कि वह भंग न हो जाएं। यदि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी अभी लागू हो जाए, तब जो वर्तमान राज्य सरकारें हैं उनको अभी डिसॉल्व करना पड़ जाएगा, जो कि कोई भी राज्य गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। सभी राज्य सरकारें अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ही करना चाहती हैं। इसमें एक और परेशानी आएगी कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार मध्यकाल में ही अपना कार्यकाल पूर्ण किए बिना ही गिर जाए, तब क्या होगा? क्या राज्य सरकारें दोबारा चुनाव करवाएंगी या लोकसभा का फिर से इलेक्शन होगा या राष्ट्रपति शासन लागू होगा देश में? दूसरा है लॉजिस्टिक चैलेंजेस का। जैसे चुनाव के समय हम ईवीएम और अन्य संसाधन इकट्ठा करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल होता है। इलेक्शन कमीशन को ये सारी दिक्कतों का सामना एक साथ ही करना पड़ेगा, जिससे इलेक्शन कमीशन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार चुनाव होने को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि मतदाताओं को अपनी आवाज रखने का बार बार मौका मिलता है, जिससे मतदाता अपनी आवाज को उचित माध्यम से सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। और यदि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू हो गई तो मतदाताओं को बार बार अपनी मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलेगा। IDFC के सर्वे की माने तो 77% चांसेस उसी पार्टी की हैं जो केंद्र में अपना गवर्नमेंट बनाएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन की विचारधारा संघवाद की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, इसीलिए यह आर्टिकल 1 का खंडन करता है, जो हमें यह बताता है भारत राज्यों का एक संघ है। न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने यह हमें बताया है कि संविधान के मौजूदा ढांचे में एक साथ इलेक्शन कराना संभव नहीं है। अगर हम खर्चे की बात करें तो चुनाव आयोग और नीति आयोग के आंकड़े भी भिन्न भिन्न हैं कि 5 साल के चक्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चुनाव कराने में प्रति व्यक्ति 10 रुपए प्रति वर्ष आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी करती है कि एक साथ चुनाव कराने से 5 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा और साथ ही साथ अधिक संख्या में ईवीएम एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे खर्चों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इसीलिए इसमें अधिक अंतर नहीं आएगा। इन सभी फायदे और हानियों को देखते हुए हम इतना बड़ा फैसला जल्दीबाजी में नहीं ले सकते हैं। इन सभी लाभ, हानि और चुनौतियों को देखते हुए यदि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करना चाहती है तो सबसे पहले मतदाताओं को जागरूक करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी के बारे में उनको बताएंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मायने हैं, और केंद्र सरकार इस पर एक गहन अध्ययन करे और राज्य सरकारों को एक साथ बुलाकर अच्छे से बातचीत करे और इस मसले पर सबके विचार विमर्श को एक साथ मिलाकर अपनी पॉलिसी बनाए। अन्यथा की स्थिति में हम चुनावी खर्चे बचाने के चक्कर में उससे ज्यादा खर्च कर लेंगे। वैसे यह मुद्दा बीजेपी के टॉप प्रायोरिटी में पहले से भी रहा है, इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि बीजेपी इसको लागू कैसे करती है।